हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी बेसिकली क्या बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे आपकी वो विजिबल लाइट हो जो आपको दिखती है अलग अलग कलर में, 7 कलर में, या आँख से न दिखने वाली लाइट हो जैसे इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट रेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, लॉन्ग रेडियो वेव्स है, इधर देखेंगे एक्स रेस है, गामा रेस है, कॉस्मिक रेस है, ये सब हमारी आँख से नहीं दिखती, ठीक है, लेकिन सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी पर अगर मैं सबको वेव मान लूँ, क्या मान लूँ सबको? वेव। जैसे हमारी लाइट ही ले लीजिए जिसमें हम लोग देखते हैं चीज़ों को, अलग अलग कलर हमको दिखती है लाइट में, अगर हम उसको वेव मान लें तो उस वेव के बेसिस पर सिर्फ हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पैटर्न और दूसरा डिफ्रैक्शन का फिनोमिना, ये दो चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब एक विंडो से लाइट आती है तो लाइट मुड़ जाती है, तो लाइट अपने पाथ से क्यों मुड़ जाती है? अगर आप लाइट को पार्टिकल मानेंगे तो पार्टिकल तो जब चलता है तो स्ट्रेट चलता है, जैसे गोली अगर हम शूट करें तो गोली स्ट्रेट चलती है। तो अगर लाइट स्ट्रेट आती तो विंडो से जब एंटर करती तो विंडो से भी स्ट्रेट आती, सामने फोकस देती, नीचे नहीं मुड़ती। समझ आ रही बात? विंडो से वो ऐसे नीचे नहीं मुड़ती, या कोई भी ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है, इससे टकराती, तो टकराने के बाद ये यहाँ से जो पोर्शन लाइट का निकलता है वो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं टकराने के बाद लाइट नीचे भी मुड़ जाती, नीचे भी लाइट रहता है, ब्राइटन रहता है। समझ आ रहा? तो ये लाइट का कौन सा बिहेवियर है? आंसर है वेव बिहेवियर है। अगर आप पार्टिकल मान लोगे लाइट को, तो पार्टिकल को तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो मुड़ जाती है, तो मुड़ेगी कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइट को क्या मानना पड़ेगा? वेव। समझ आ रही बात? पार्टिकल नहीं मानना। ये कौन सा फिनोमिना है? डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था किसको बोलते हैं, कि अगर हम इकट्ठे दो सोर्स एक जगह पर चालू कर दें लाइट के, एक साथ दो लाइट डाल दें किसी एक जगह पर, तो आप देखोगे कहीं पे डार्क हो गया, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे लाइट जलने लगता है। यानी एक फ्रिंज बनती है, इधर अंधेला रहता है, फिर उजाला, फिर अंधेला, फिर उजाला, डार्क ब्राइट, इस तरह के फ्रिंजेस बनने लगते हैं। तो जब मैं एक लाइट डालता हूं, उसके ऊपर दूसरी लाइट आती है, तो क्या एक लाइट दूसरे लाइट को खा जाती है तो वहां डार्क हो जाता है, और दूसरी जगह उसका चमक डबल हो जाता है। यहां तो अंधेला हो गया, यहां जो चमक होनी चाहिए वो चमक हमको इसी चमक के ऊपर दिखती है, तो यहां का चमक डबल हो जाता है, डबल। समझ रहे हैं? ज्यादा ब्राइट हो जाता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो ऐसे कैसे होता है कि किसी जगह पर चमक डबल हो जाती है और किसी जगह की चमक बिल्कुल जीरो हो जाती है, डार्क हो जाता है, अंधेला? समझ आ रही बात? तो इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को क्या मानना पड़ेगा? वेव। पार्टिकल नेचर से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ आया? तो ये दो फिनोमिना है, एक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और एक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या मानना पड़ेगा? वेव। ठीक है। हमारा जो पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उनमें हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या मानना पड़ेगा? वेव। तो ये उनका वेव लाइक स्ट्रक्चर हो गया, वेव लाइक बिहेवियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना है कि जिनको आप वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। बाद में ये सारी चीज़ें जब डेवलप हुई और बोला गया कि लाइट अगर वेव है तो ये वाले फिनोमिना एक्सप्लेन करो, तो वो फिनोमिना एक्सप्लेन ही नहीं होते थे। उनमें से कुछ फिनोमिना यहाँ पर मैंने नोट किए हैं। जैसे पहला फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन? आंसर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको बोलते हैं कि जब कोई बॉडी हर कलर की लाइट इमिट कर दे, बाहर निकाल दे, या हर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। याद रखिएगा, कोई बॉडी जिस कलर की लाइट इमिट करता है यानी निकालता है, इसका मतलब ये होता है कि वो पहले उस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। एब्जॉर्ब करेगा तभी तो रेडिएट करेगा, निकालेगा। तो एक ऐसी बॉडी जो हर कलर की लाइट इमिट करती है, मतलब वो हर कलर की लाइट एब्जॉर्ब भी की होगी। तो एक ऐसी परफेक्ट बॉडी जो हर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करे और इमिट करे, ऐसी बॉडी कहलाती है ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं उसको? हाँ, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर। हर कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, हर कलर की लाइट इमिट करेगा, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है यानी हर कलर की लाइट निकलती है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी हम इस पर आते हैं डिटेल से। दिस इज द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। कोई भी गर्म चीज लीजिए, जैसे लोहे का एक रॉड लीजिए, ठीक है। जब ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को गर्म किया जाता है, जैसे लोहे का रॉड ही मान लो हमको गर्म करना है, आपने यूजुअली भी देखा होगा जब लोहा गर्म करते हैं तो पहले लोहा थोड़ा सा लाल होता है, हल्का सा डल रेड गर्म करने से,
होता है। उसके बाद और गर्म करते जाइए, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, फिर आप देखोगे वो धीरे 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 लाल बत्ती उसकी जलने लगती है। लाल बत्ती का मतलब समझ रहे हो, लोहा पहले थोड़ा सा लाल रहता है, डल हल्का सा, उसके बाद गर्म करते रहिए करते रहिए करते रहिए तो उसका जो लालपन है वो गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा लाल हो जाता है लोहा। जैसे कोयला जब जलाओगे तो काला है, जलने लग जाएगा तो फिर एकदम लाल हो जाता है जलने के बाद, समझ रहे हैं ना, अंगारा एकदम लाल हो जाता है। उसी तरह से लोहा भी एकदम लाल हो जाता है, तो ये उसका एकदम डार्क रेड हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से। और ज़्यादा गर्म करोगे ब्लास्ट फर्नेस में तो आप देखो धीरे 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 वो येलो होने लग गया। और गर्म करो, येलो से वाइट हो जाता है। और ज़्यादा गर्म करो और टेम्परेचर बढ़ाओ, वाइट से ब्लू कलर में आ जाता है, और ब्लू उसकी लास्ट स्टेज है। समझ आई बात? ये देखा आपने कभी, देखा है कि नहीं? इमेजिन तो कर सकते हैं आप। रेड तो देखे होंगे, पहले थोड़ा सा लाल होता है फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है लाल, है ना। तो ये देखिए, हम तो सिर्फ गर्म कर रहे हैं आयरन को। आयरन क्या कर रहा है, कभी हमको हल्का लाल कलर दिखाता है, हमको क्या दिखता है, हल्का लाल कलर, फिर बहुत डार्क लाल कलर, फिर थोड़ा सा येलो, फिर एकदम व्हाइट कलर, फिर ब्लू कलर। लोहा वही का वही है, टेम्परेचर चेंज करने से हम देखते हैं अलग अलग कलर की लाइट हमको दिखती है आंख में। ठीक है, ठीक है। तो आयरन एक ऐसी बॉडी है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट बाहर निकालती है, तो यानी वो डिफरेंट डिफरेंट कलर एब्जॉर्ब किया होगा तब ना बाहर निकाल रहा है। तो आयरन से हम देखते हैं हल्का रेड भी निकलता है, फिर हम देखते हैं येलो भी निकलता है, डार्क रेड निकलता है, येलो निकलता है, व्हाइट निकलता है, फिर ब्लू भी निकलता है। यानी रेड से लेकर के ब्लू तक ही तो हमारा रेंज है विजिबल लाइट का। आप वो स्पेक्ट्रम देखिए जो आपने बनाया है अपनी कॉपी में, रेड कलर से लेकर के ब्लू कलर तक ही होता है। वो वायलेट कलर एक्चुअल में ब्लू ही है। वायलेट एक्चुअल में कौन सा कलर है, ब्लू कलर, ये ब्लू के बगल में ही रहता है। देखिए विबग्योर जहां आपने लिखा था, तो हमारा विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कहां से कहां तक है, रेड से लेके वायलेट तक। वायलेट ब्लू कलर का ही एक शेड है, याद रखिएगा। समझ आ गई बात? तो रेड से लेकर के ब्लू तक इतने कलर ही हैं, कुल 7 कलर, और वो 7 कलर हमको आयरन इमिट करके दिखाता है। ठीक है। हाँ, कभी जो कलर हमको दिखती है उसकी इंटेंसिटी कम रहती है, फिर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फिर और बढ़ती है, तो कलर चेंज हो जाता है। हल्का कलर रहता है, इंटेंसिटी कम रहती है, फिर उसकी भी इंटेंसिटी गाढ़ी होती है, फिर दूसरा कलर चेंज हो जाता है, फिर इंटेंसिटी गाढ़ी होती है, फिर दूसरा कलर चेंज हो जाता है। इंटेंसिटी बदलती रहती है, कलर चेंज होता रहता है। ये समझ आया? हाँ, ये वो फिनोमिना है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक ब्लैक बॉडी, कोई ऐसे मटेरियल, कोई ऐसी चीज जो हर कलर की लाइट इमिट करे, रेडिएट करे, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब उससे जो अलग अलग कलर का रेडिएशन निकल रहा है, अलग अलग कलर की लाइट निकल रही है, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि उसका नेचर कैसा होगा, क्यों अलग अलग कलर की लाइट हमको दिखती है। कभी हमको डल रेड दिखता है, कभी डार्क रेड दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है, कभी ब्लू दिखता है, क्यों अलग अलग कलर दिखता है। अगर मैं इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये एक्सप्लेन नहीं होता। समझ आ रही बात? वेव नेचर से अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो ये वाली कहानी एक्सप्लेन नहीं होती लाइट को वेव मानने से। ठीक है, इसलिए मजबूरी में हमको यहाँ पे लाइट को क्या मानना पड़ता है, पार्टिकल। लाइट किस बिहेवियर का होता है, पार्टिकल। जब तक आप लाइट को पार्टिकल नेचर का नहीं मानेंगे तब तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ओके, दूसरी चीज देखिए, दूसरे इफेक्ट हैं, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो बोलते हैं लाइट को, इलेक्ट्रिक बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, और फोटो और इलेक्ट्रॉन, लाइट और इलेक्ट्रॉन का क्या कनेक्शन है। तो ये ऐसा फिनोमिना है, मैक्स प्लैंक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी भी मेटल को लेकर के अगर हम उसमें एक लाइट इंसिडेंट करवा दें, लाइट समझ रहे हैं ना, कोई भी लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मेटल पर आप डालिए। जैसे टॉर्च मारिए किसी मेटल पर तो लाइट आपने डाला, मेटल कोई भी हो, जैसे पोटाशियम हो गया, सीजियम हो गया, रुबिडियम हो गया, कोई भी मेटल, अगर हम उसमें लाइट गिराते हैं तो हम देखते हैं जब लाइट उसमें गिरता है तो मेटल की सरफेस से तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तुरंत इलेक्ट्रॉन चलेगा, दौड़ेगा, हम उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे, करंट हमको दिखाने लगेगा एम्पियर मीटर में, एमीटर में। तो अगर एमीटर में करंट शो हुआ, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन दौड़ा। तो मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट करवाऊं तो। ठीक है, अब इस गिरने वाली लाइट को अगर आप वेव मानोगे तो वेव तो फोर्स लगा के किसी चीज को नहीं निकाल सकती ना, हम तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात कर रहे हैं। लाइट मारिए, टॉर्च जलाइए, आप देखोगे मेटल की सरफेस के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया मेटल में से। क्या कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? नहीं छोड़ता। आप टॉर्च मारिए, क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लाइट से? नहीं निकलता।
लेकिन ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट करने से। समझ आ रहा? यानी किसी भी मेटल में आप जब लाइट इंसिडेंट करवाते हो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, पर्टिकुलर कलर की लाइट जब आप इंसिडेंट करवाते हो, पर्टिकुलर इंटेंसिटी की, हल्की लाइट, गाढ़ी लाइट और ज्यादा गाढ़े कलर की लाइट, ये मीनिंग समझ में आ रहा है? हल्की लाइट मतलब कम इंटेंसिटी वाली लाइट, ज्यादा गाढ़ी लाइट, रेड कलर में भी 50 शेड्स होते हैं ना, आपको मालूम है, एक हल्का रेड, एक डार्क रेड, फिर हल्का रेड। समझ आई बात? तो जब हम अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट किसी मेटल पे गिराते हैं तो हम देखते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्यों निकला जी? ये तो एक्शन किसका है? फोर्स का। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा होगा, उसको ज्यादा एनर्जी मिली होगी तो एक्साइटेड होके अपने एटम को छोड़ के बाहर आ गया होगा। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से बाहर निकलता है और लाइट गिरने से बाहर निकलता है तो आपको उस लाइट को पार्टिकल मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको वेव ही माने रहोगे तो वेव कैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी? समझ रहे हैं? इसलिए यहां पर भी हमको लाइट को क्या मानना पड़ता है? पार्टिकल नेचर का मानना पड़ता है। ये भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। समझ रहे हैं इसको? ओके। तो ये कुछ फिनोमिना है जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होता है। हम इसको वेव मान के एक्सप्लेन करेंगे तो ये आप बता ही नहीं पाओगे कि ये कैसे कैसे हो गया। ठीक है। अगली चीज है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। अलग अलग सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, गर्म करते जाइए, उसकी हीट कैपेसिटी चेंज होती जाती है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाइए, थोड़ी सी हीट स्टोर हो जाएगी किसी सॉलिड के अंदर, और टेम्परेचर बढ़ाइए और ज्यादा हीट स्टोर हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ और गर्म करो और ज्यादा हीट स्टोर हो जाएगा। सॉलिड तो उतना ही है भैया, लेकिन कभी उसमें हीट कम स्टोर होता है, कभी ज्यादा स्टोर होता है। समझ रहे? जैसे एक पत्थर को ही गर्म करो, थोड़ा सा गर्म करोगे तो थोड़े सा गर्म रहेगा, थोड़ी ही गर्मी उसके अंदर स्टोर होगी, और ज्यादा गर्म कर दोगे तो और ज्यादा हीट उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, बहुत देर तक वो गर्म रहेगा। समझ में आ रही बात? तो बॉडी वही का वही है, लेकिन उसकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी चेंज होती रहती है टेम्परेचर बदलने से। ठीक है। इसको जब एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेव थ्योरी से ये भी एक्सप्लेन नहीं होती। समझ रहे हैं? इसलिए इसके लिए भी हमको लाइट को क्या मानना पड़ता है? पार्टिकल नेचर का। दूसरा चीज डिटेल से हम करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा। हर एटम से अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, वो हमको लाइंस के रूप में दिखती हैं। उसको अगर हम फिल्म में उतार लें, किसी स्क्रीन में उतार लें, तो हमको अलग अलग कलर की पतली पतली लाइनें दिखती हैं डिफरेंट कलर्स की। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और इसको भी जब तक आप लाइट को पार्टिकल नेचर का नहीं मानेंगे तब तक आप लाइन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है? यहां तक समझ में आया? ओके। हमको डिटेल से ये दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी पर आपके बुक में क्वेश्चंस भी हैं दोनों से रिलेटेड, तो इसको ध्यान से समझिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या चीज है मैंने भी आपको बताया। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस एक्शन को बोलते हैं? आंसर है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप किसी मेटल पे डालते हो तो उसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकलना, इजेक्ट होना। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रहेगा, ये फिजिक्स में भी आएगा नेक्स्ट ईयर। ये याद रहेगा? बोलिए, रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा नोट करते हैं, उसके बाद इस पर आगे बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बोलते हैं? कोई एक मटेरियल जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो और परफेक्ट इमिटर हो, यानी हर कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर सके और हर कलर की लाइट इमिट कर सके। जैसे आयरन गर्म करने से उससे अलग अलग कलर की लाइट मिलती है, कभी वो डल रेड होता है, कभी डार्क रेड हो जाता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर वाइट होता है, फिर ब्लू हो जाता है। ये रेड का ही एक शेड है ना, ऑरेंज। ठीक, तो आपको हर कलर की लाइट बीच में दिखती है, यानी ये हर कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, इसको देखिए, थोड़ा सा समझिए ऐसा कैसे हो जाता है। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेन एवर वी हीट एन आयरन बार इट फर्स्ट टर्न डल रेड, on further heating it becomes brighter and brighter red or orange, कुछ भी, then yellow, then white and finally becomes blue at very large temperature। ठीक, ये समझ आया? This is the behavior of black body radiation। Now अब इसमें हमको समझने लायक कौन सी चीज़ है? तो देखिए, इसमें बात ये हो रही है कि अगर आयरन से अलग अलग कलर की लाइट निकलती है ना, और अलग अलग इंटेंसिटी के साथ, अब लाइट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? तो आंसर है उसकी वेवलेंथ की वजह से, उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उठा के देखिए, विबग्योर जहां आपने लिखा है वॉयलेट से लेकर के ब्लू रेड तक का, वॉयलेट कलर यानी ब्लू से लेकर के रेड कलर तक का,
दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ देखिए अलग अलग है। समझ रहे हैं? यानी जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हमको कैसे पता चलता है? आंसर है कलर चेंज होकर के पता चलता है। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बदली तो उसका कलर चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया? कलर। क्यों हमने दो नाम रखे हैं जी? रेड अलग नाम रखा है, इंडिगो अलग नाम रखा है, वॉयलेट अलग नाम रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कलर चेंज हो जाता है। हमारी आंख उसको कैसे पहचानती है? अलग अलग कलर से। एक्चुअल में वो क्या है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? ओके। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक ग्राफ बनाया, प्लैंक ने। एक्चुअली ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? प्लैंक, मैक्स प्लैंक, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि जब हम आयरन को गर्म करते हैं तो हमको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह का लाइट दिखता है, ठीक है। तो हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया, ठीक, और हमने ग्राफ प्लॉट किया। किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर बढ़ रहा हूँ तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, 1000 नैनोमीटर, 2000, 3000, 4500। ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वेवलेंथ का। अगर मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट करता तो इधर अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती? घटती। वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने जो स्पेक्ट्रम बनाया है, इधर अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। समझ आया? तो मैं इसको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किसी को भी प्लॉट करके बना सकता था। एक तरफ मैंने लिया इंटेंसिटी, चमक, और एक तरफ मैंने लिया फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, कुछ भी, ठीक है। ओके, अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखिए, आयरन को हम गर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम आके रुके, ठीक। अब इस टेम्परेचर में अगर मैं वेवलेंथ को छोटा करते जाऊं, ध्यान से देखिए, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब चमक, चमक समझ रहे हैं ना? हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करने के बाद फर्नेस में हम क्या कर रहे हैं? वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। देखिए इधर से आइए ग्राफ में, ऐसे छोटा करते 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 तो देखिए इंटेंसिटी पहले क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर है इंटेंसिटी अभी इसकी, ये दिख रहा है। जब आप वेवलेंथ छोटा करते जाओगे, ऐसे छोटा करते आओगे, छोटा करते करते आप देखोगे इंटेंसिटी क्या हो रही है? इधर कहाँ जा रही है? ये इंक्रीज हुई कि नहीं? चमक इंक्रीज हो गई। वेवलेंथ को छोटा करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को बड़ा करते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ब्राइटनेस का क्या होगा? चमक का क्या होगा? इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज हो गई, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आकर के इसकी इंटेंसिटी, चमक मैक्सिमम हो गई। उसके बाद हमने फर्दर और वेवलेंथ को डिक्रीज किया तो हम देखते हैं चमक क्या होने लग गई? कम होने लग गई, ये, और फाइनली कम हो जाती है। वेवलेंथ कम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, इंटेंसिटी वीक होती जाती है, चमक कम होता जाता है और फाइनली चमक गायब हो जाता है। आ रहा है समझ में ये कि नहीं आ रहा? आ रहा। अलग अलग टेम्परेचर पर फिर हमने दूसरा टेम्परेचर लिया और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, उस टेम्परेचर पर उसको फिक्स करके टेम्परेचर को फिर हमने वेवलेंथ को कम किया। वेवलेंथ को कम करना यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, चमक क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। इधर से आ रहे हैं ना ग्राफ, हम इधर से देख रहे हैं पीछे से। तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम करोगे, 3000 से 2000, 1000, 500, ऐसे कम करते जा रहे हैं वेवलेंथ को, तो हम देखेंगे कि चमक क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई इतने वेवलेंथ पर जाकर के। वेवलेंथ को फर्दर डिक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे इतनी चमक आई, इतनी इंटेंसिटी है अभी लाइट की, और वेवलेंथ और कम करने से चमक कम हो रही है, कम हो रही है, खत्म हो गई। समझ आ रहा? तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से या वेवलेंथ को कम करने से इंटेंसिटी का क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी चेंज हो रही है। कभी वो हमको डल कलर की दिखती, कभी डार्क कलर की दिखती, कभी ज्यादा गाढ़ी लाइट दिखती है, ठीक है। तो यहां पर इंटेंसिटी किसके साथ बदल रही है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ बदल रही है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उसकी इंटेंसिटी, कलर वही है, सेम कलर, उसकी चमक बढ़ रही है या कम हो रही है। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? और इंटेंसिटी अगर कम ज्यादा होगी तो धीरे धीरे कलर भी बदलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है, ठीक। तो ये हम लाइट के वेव नेचर से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, वेव नेचर से ये एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक। इसके लिए हमको मानना ही पड़ेगा भाई
कि जो एटम, या आयरन की बात हो रही, आयरन के अंदर का एटम, वो एटम बाहर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एटम या मॉलिक्यूल, और वही एटम या मॉलिक्यूल लाइट को बाहर निकालेगा। ठीक है, जब वो बाहर निकालेगा तो अलग अलग कलर की लाइट क्यों निकलेगी? अगर वेव होता तो एक ही कलर की लाइट निकलती, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। समझ में आया? और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं या वेवलेंथ को कम करूं तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, लाइट कम दिखती है, फिर ज़्यादा दिखती है, फिर कम होती है, फिर ज़्यादा होती है। ये ऐसे कैसे हो जाता है? ये तो इसके लिए प्लैंक ने ये बोला कि देखिए, जब भी कोई ब्लैक बॉडी या कोई भी एटम लाइट को इमिट करता है तो वो कंटिन्यूअसली लाइट को इमिट नहीं करता। कंटिन्यूअसली समझ रहे हो ना? जैसे हम टॉर्च जला दिए तो कंटिन्यूअसली लाइट निकल रही है, तो इस तरह से कंटिन्यूअसली लाइट इमिट नहीं होता। तो फिर लाइट कैसे निकलता है? तो उन्होंने बताया कि लाइट ना पैकेट के रूप में निकलता है, रुक रुक के, थोड़ा सा डिस्क्रीट फॉर्म में निकलता है। कंटिन्यूअसली नहीं निकलता कि आपने बल्ब जलाया, टॉर्च जलाया तो कंटिन्यूअसली लाइट निकल रहा है, नहीं। उन्होंने ये बोला कि जब भी किसी एटम से लाइट निकलेगा तो कैसे निकलेगा? डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब थोड़ा सा निकला, बंद हो गया, फिर थोड़ा सा निकला, बंद हो गया, फिर थोड़ा सा निकला, बंद हो गया। पहले वाला जो निकला था वो कम एनर्जी वाली लाइट थी, फिर बाद में जो निकला वो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की लाइट थी, फिर बाद में जो निकला वो और ज़्यादा एनर्जी की लाइट थी। तो रुक रुक के अलग अलग एनर्जी निकलती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ आया? आया कि नहीं आया? अगर हम लाइट को वेव मान लें तो वेव तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है? तो कंटिन्यूअस रहती है ना वेव। वेव कैसी रहती है? कंटिन्यूअसली। उसकी एक जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, एक जैसा वेवलेंथ होगा, समझ रहे हैं? एक जैसी इंटेंसिटी होगी। लेकिन यहाँ से आयरन गर्म करने से हमको अलग अलग कलर की लाइट मिलती है, वो भी कम इंटेंसिटी वाली, फिर ज़्यादा इंटेंसिटी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम होती जाती है। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग कलर हमको क्यों दिखता है? तो इसका जवाब ये है कि जब भी किसी मटेरियल के अंदर का इलेक्ट्रॉन या एटम लाइट को बाहर निकालते हैं तो वो कंटिन्यूअसली नहीं निकालते। कंटिन्यूअसली निकालते तो आपको एक जैसी लाइट दिखती, जैसे इस बल्ब से कंटिन्यूअसली लाइट निकलती है तो आपको एक जैसा व्हाइट लाइट दिखता है चारों तरफ। क्या इससे कम लाइट, ज़्यादा लाइट, ऐसे अलग अलग दिखता है? नहीं। लेकिन अगर यही बल्ब ऐसे होने लग जाए, फिर ऐसे होने लग जाए, फिर ऐसे होने लग जाए, फिर ऐसे, तो इसकी लाइट कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी। ऐसा आपको एहसास होगा। लेकिन ये चीज़ आयरन में होता है। जब हम आयरन को गर्म करते हैं, पहले रेड कलर की लाइट थोड़ी सी दिखती है, डल रहती है, फिर और गर्म करने से रेड कलर की लाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम उसी रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करें या वेवलेंथ को कम करें तो हम देखेंगे इसकी चमक कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है इसके एटम में से लाइट पहले कम निकली होगी, फिर ज़्यादा निकली होगी, फिर और ज़्यादा निकली होगी, फिर कम हो गई होगी। तो लाइट एक समान निकल रही है कि कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा ऐसे निकल रही है, अलग अलग क्वांटिटी में निकल रही है। इसी को प्लैंक ने बोला कि किसी भी मटेरियल से जब लाइट निकलता है कंटिन्यूअसली नहीं निकलता। तो कैसे निकलता है? डिस्क्रीट फॉर्म में। समझ रहे हैं? और डिस्क्रीट फॉर्म मतलब रुक रुक के निकलता है। और जो सबसे छोटा पैकेट होता है एनर्जी का, सबसे छोटी एनर्जी, उसका नाम उन्होंने रखा क्वांटा। क्या नाम रखा उसका? क्वांटा। इसीलिए इसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। क्वांटा क्वांटा बन के निकलती है। सबसे छोटी एनर्जी का नाम क्या रखा उन्होंने? क्वांटा। ठीक है? अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात? देखिए, वेवलेंथ जैसे जैसे कम होता जाएगा एनर्जी क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। वेवलेंथ कम होना यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ना। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लाइट की वैसे वैसे इंटेंसिटी भी क्या होगी? चमक भी बढ़ती जाएगी। तो चमक यानी कि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ पर। समझ रहे हैं? देखो, वेवलेंथ के साथ अगर मैं कनेक्शन दिखाऊं तो क्या दिखाऊंगा? देखिए, वेवलेंथ कम हो रहा है, चमक क्या हो रही है? बढ़ रही है। चमक मतलब एनर्जी। चमक किसको रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी को। तो वेवलेंथ कम करो, एनर्जी क्या होती? बढ़ती है। तो एनर्जी वेवलेंथ के साथ कैसे कनेक्टेड हो गई? इनवर्सली। वेवलेंथ कम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है। या वेवलेंथ अगर हम नहीं बोले, फ्रीक्वेंसी बोले, तो अगर वेवलेंथ कम हो रही तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, चमक भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों कैसे रिलेट हो गए? डायरेक्टली। समझ रहे हैं? इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस देन एनर्जी इज इंक्रीजेस। और सबसे छोटी एनर्जी का नाम उन्होंने क्या रखा? क्वांटा। क्वांटा के लिए हमने सिंबल बनाया ई। क्या बनाया? ई। एंड एवरी क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स फ्रीक्वेंसी। क्वांटम या एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? बोलिए, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। ठीक है? तो प्लैंक ने ये बोला कि छोटे छोटे डिस्क्रीट फॉर्मेट में एनर्जी निकलती है
और वो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, उस पर हम अभी आते हैं। सो हम उसको ये लिखेंगे, देखिए दिस इज क्वांटा, छोटी छोटी एनर्जी पैकेट के रूप में, सबसे छोटी एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। दिस क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब इसको इक्वेट करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है h और ये न्यू। ठीक है, आया समझ में ये? व्हाट इज h? h इज ए कांस्टेंट नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। इसका नाम क्या रखे हम, प्लैंक कांस्टेंट। मैं भी आगे इसको लिखता हूं और इसकी वैल्यू प्लैंक ने निकाली, दिस विल बी 6.626 10 to the power -34 जूल सेकंड। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 10 to the power -34 जूल सेकंड। दिस इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक समझे जी? अच्छा, आपको ये समझना है कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी यानी इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाइए, ये वेवलेंथ कम कर रहा हूं यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही, एनर्जी भी क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो छोटी क्वांटिटी की एनर्जी जिसको क्वांटा बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज क्वांटा, ये एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहां तक समझे आप? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस कांस्टेंट इज प्लैंक कांस्टेंट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हमारा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू बन गया फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एच। न्यू इज ओनली फ्रीक्वेंसी, एच न्यू इज एनर्जी। एच न्यू क्या चीज है, एनर्जी है, ये याद रहेगा। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे ना। तो ये याद रखिएगा कि प्लैंक ने क्या बोला कि एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होती, वो किस तरह से निकलती है, डिस्क्रीट फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा करके निकलती है। और सबसे छोटी क्वांटिटी की एनर्जी क्या है, क्वांटा, उसको ई बोलेंगे क्वांटा। और वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर, आपकी फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कोई भी बोल सकते हो, वेवलेंथ बोलेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। यहां तक समझ आया? ये तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस नहीं होती इसलिए वेव के फॉर्म में इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिस्क्रीट में निकलती है एनर्जी रुक रुक के, इसलिए हमको क्या मानना पड़ेगा कि लाइट किस नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की होती है। तभी एटम के अंदर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कभी ज्यादा एक्साइटेड होता है तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, कम एक्साइटेड होता है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कम एनर्जी निकलती है। डिस्क्रीट फॉर्म में टुकड़े में निकलता है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ये हो गया ब्लैक बॉडी। दूसरी चीज देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बताता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट बीम किसी मेटल की सरफेस पर गिराएं, पोटासियम में, सीजियम में, रुबिडियम जैसे मटेरियल में गिराएं, तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये हम लाइट गिरा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट, और ये क्या है, मेटल। ठीक है, पोटासियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा, कोई भी मेटल होगा, इसमें हमने ये लाइट बीम गिराया तो इसके अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल गया, बाहर चला गया, और ये भाग रहा है, मतलब इसके पास एनर्जी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। कहां से आ गई एनर्जी इसके पास, तो आंसर है ये आने वाले लाइट ने दी है। लाइट के पास एनर्जी थी, जैसे ही स्ट्राइक हुआ, टक्कर हुआ, लाइट ने अपनी एनर्जी किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को, वो एक्साइटेड होकर भाग गया सरफेस छोड़ के। कितनी एनर्जी, हाफ mv²। समझ आया ये? ओके, सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट जब गिराएंगे मेटालिक सरफेस में तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके, इसमें देखिए हमने ये देखा, ध्यान से देखिए कि अगर हम पोटासियम का सरफेस लें, कौन सा मेटल लें, पोटासियम, ध्यान से समझिएगा इसको। हमने पोटासियम का मेटल लिया, ठीक, अब उसमें हम रेड लाइट मार रहे हैं। कौन सा टॉर्च जलाया जिसमें से कौन से कलर की लाइट निकल रही है, रेड कलर की। रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए 4.3 से लेकर के 4.6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। 10 टू द पावर 14 याद है ना, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। ये किसके लिए है, रेड कलर के लिए। 4.3 से 4.6 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। समझ रहे हैं? अब मैंने क्या किया, पोटेशियम का मेटल लिया, उसमें रेड कलर की लाइट मारी, पहले इंटेंसिटी कम रखा,
हल्की लाइट, फीकी लाइट लाल कलर की, फिर इंटेंसिटी बढ़ाया, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाया। कैसे बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी? फ्रीक्वेंसी को क्या करके, बढ़ा के या वेवलेंथ को कम करके इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। रेड कलर की लाइट गाढ़ी हो रही है, डार्क रेड में गिरा रहा हूँ उसके ऊपर। किसके ऊपर? कौन सा मेटल? पोटेशियम। मैं देख रहा हूँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा उसका पूरा डायग्राम बना है, डिटेक्टर हम यहाँ लगाएंगे, इसका अरेंजमेंट है प्रॉपर। ये मेटल ऐसे रख देते हैं, इधर से लाइट गिराते हैं मेटल में से इलेक्ट्रॉन भागेगा, ये सब वैक्यूम ट्यूब के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन भागेगा, इधर डिटेक्टर लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एमीटर लगा रहेगा, वो चेक करके बता देगा करंट बन गई, करंट फ्लो हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ आ रही बात? वो डायग्राम आप देखेंगे बुक में, आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, ओके। मैं ये बात कर रहा था कि मैं अगर पोटाशियम का मेटल लेता हूँ और उसमें रेड कलर की लाइट गिराता हूँ, कौन से कलर की लाइट? कौन से? रेड कलर की लाइट, ठीक है। रेड कलर की लाइट जैसे ही हम इस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो 4.3 से 4.6 तक होती है। अब हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, और गाढ़ी, रेड मारे जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। समझ आया? क्यों नहीं निकलता? क्योंकि देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 4.3 से लेकर के 4. बोलिए कहाँ तक है? 4.3 से लेके 4.6 तक है। उसके बाद हम दूसरी कलर की लाइट लेके आते हैं। दूसरी कलर की लाइट हम लाते हैं येलो। कौन सा? येलो कलर की फ्रीक्वेंसी होती है 5.1 से 5.2 10⁻14 हर्ट्ज तक। इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है? बोलिए। 5.1 से 5.2 10⁻14 हर्ट्ज तक। ये 5.1 इंटू 10⁻14 है, 5.2 इंटू 10⁻14 है। 10⁻14 तो लगा रहेगा ना विजिबल लाइट के साथ, ठीक है जी। अब मैं अगर येलो कलर की लाइट पोटेशियम के मेटल में ऐसे इंसिडेंट करवाता हूँ, हल्की मतलब समझ रहे हो, कम इंटेंसिटी वाली डल लाइट, तो हम देखते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाता है सरफेस से। क्यों आ गया जी? रेड कलर गिरा रहे थे तो नहीं आ रहा था। रेड तो मैंने बहुत डार्क मार दिया। बहुत डार्क मतलब समझ रहे हो? डार्क मतलब क्या? ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट, गाढ़ी लाइट लाल कलर की, पहले हल्की मारे नहीं निकला, फिर और गाढ़ी मारे नहीं निकला, फिर और ज़्यादा डार्क कर दिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिए रेड कलर को, फिर भी नहीं निकला। फिर हमने बोला ठीक है चलो येलो कलर की लाइट गिराइए। जब हमने येलो कलर की फीकी सी लाइट गिराई, हल्की इंटेंसिटी वाली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब रेड कलर आ रहा था उसके पास फ्रीक्वेंसी सिर्फ कितनी थी? हाँ, इसकी चमक कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, कुछ भी कीजिए, चमक के साथ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? चमक के साथ इस इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है कि ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। इस इलेक्ट्रॉन को किससे फर्क पड़ता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट आनी चाहिए, और 4.3 से 4.6 फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही थी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा था। क्यों? इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम कर सके, कम एनर्जी थी। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए थी? 5.1, 5.2, और वो येलो कलर के पास थी, इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी 5.1, 5.2। तो जब 5.1 फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यहाँ पे गिराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसको निकलने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए? 5.1 या 5.2? समझ आया कि नहीं? यानी जब 5.1 फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि जब वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो अपनी एनर्जी इसको देगी और वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। यानी अपने मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए इसको एनर्जी चाहिए ना भाई, वर्क करेगा तब ना निकलेगा। कितनी एनर्जी चाहिए? 5.1, और वो रेड कलर के पास नहीं है ना। जिसके पास 5.1, 5.2 होगा वही उसको बाहर निकाल सकता है। इसलिए येलो कलर की लाइट जब गिरती है तो वो बाहर निकल जाता है। उसको इलेक्ट्रॉन को अपना सरफेस छोड़ने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? 5.1। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी का हमने नाम रखा जो उसको चाहिए सरफेस छोड़ने के लिए, सरफेस से निकालने के लिए, इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? हाँ, थ्रेशहोल्ड यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएंगे तो क्या होगा? अगर मैं एक ऐसी लाइट गिरा दूं जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 6.2 10⁻14, तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी? आंसर है यस। 6.2 है भैया, और इसको मिनिमम कितना चाहिए? 5.1। तो 5.1 है ना उसके पास ऑलरेडी, उससे भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बोलिए? 6.2 फ्रीक्वेंसी की लाइट में गिराता हूँ और इसको निकलने के लिए सिर्फ कितना चाहिए? 5.1 फ्रीक्वेंसी।
तो ठीक है 5.1 फ्रीक्वेंसी है उसके पास, एक्स्ट्रा भी है, कितना एक्स्ट्रा है? 1.1। वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है 1.1 वो ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और वो एनर्जी क्या बन जाएगी? एक्स्ट्रा वाली काइनेटिक एनर्जी। 5.1 किस चीज के लिए चाहिए हमको? इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकालने के लिए। तो 5.1 तो सिर्फ निकालने में खर्चा हो गया, बचा कितना? 1.1। वो 1.1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है कोलिजन के समय और वो उसी एनर्जी को लेके भागता है, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ रहा है ये चीज कि नहीं आ रहा? फिर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम किससे दिखाएंगे? न्यू नॉट। दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, नॉट लगा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आएगी, इतनी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है ये? सो दिस इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के साथ जब h मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एनर्जी। समझ आया? तो हम इसमें h का मल्टीप्लाई करके एनर्जी भी बना सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए वो क्या कहलाएगा? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी बोलेंगे तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है इसमें? h का मल्टीप्लाई। और ये जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी बनती है इसका भी हमने एक नाम रखा है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा है? अभी हम फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज में बात कर रहे थे, अब हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, वो एनर्जी कम से कम कितनी होगी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर। ये देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये लिखा मैंने एनर्जी, h से मल्टीप्लाई हो गया ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या बन गया? एनर्जी। समझ आया? और इस मिनिमम एनर्जी का नाम क्या है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या चीज होता है? वो मिनिमम एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से निकालने के लिए चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना, देखिएगा। मान लो यहां से मैंने एक लाइट गिराया, उस लाइट के पास एनर्जी है 100। कितना? 100 जूल की एनर्जी है। ठीक। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम चाहिए 60 जूल। 60 जूल क्या होगी? मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगी एनर्जी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी, या उसी को क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया जिस इलेक्ट्रॉन का? बोलिए 60 जूल। ये क्या चीज है? वर्क फंक्शन, W0। ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी बाहर निकालने के लिए। ठीक है। अब आने वाली लाइट के पास कितनी एनर्जी है? 100। तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी? बोलिए बोलिए। निकलेगी ना इलेक्ट्रॉन? 60 तो है ना इसके पास, 60 ही चाहिए निकलने के लिए। तो 60 से तो सिर्फ क्या होगा? 60 खर्च हो जाएगी उठाने में सरफेस से, तो सरफेस से उठने में 60 खर्च हो गई, कितनी बची? 40। वो 40 क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वो 40 लेकर के ये बाहर निकल जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी? 40। एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है, बचती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रह जाती है वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, और वो 40 लेके भाग जाएगा, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये आया पिक्चर समझ में या नहीं आया? आया? पक्का बोलिए। अच्छा, अब मैं इसको अगर फॉर्मूलेशन में बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? देखिए, आने वाली एनर्जी, आने वाली एनर्जी, एनर्जी को कैसे लिखते हैं जी? ऐसे देखिए, ये कौन सी एनर्जी है? लाइट की एनर्जी, आने वाली। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए? कितनी मिनिमम एनर्जी बाहर निकाल? एनर्जी इस लैंग्वेज में बताओ ना। अब मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए बाहर निकालने के लिए? यही है ना वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए, तो इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि नहीं? ये 100 जूल है और ये 60 जूल चाहिए, तो इसके पास 60 जूल है कि नहीं है? एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बची इसके पास? 40। वो क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। वो क्या बन गया? ½ mv², काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है ये जो लाइट आ रही थी जिसके पास टोटल एनर्जी इतनी थी, इसके पास ये वाली एनर्जी थी 60, बाहर निकालने के काम में आएगी, और एक्स्ट्रा क्या था? 40। ये दोनों मिला करके ही ना ये था, तो ये दोनों मिला करके क्या था? ये। दिस इज एनर्जी। आ रहा समझिए? बोलो बोलो। ये समझ में आया कैसे बना कि नहीं आया? दिस इज द टोटल एनर्जी, लाइट की टोटल एनर्जी। ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये कौन सी एनर्जी है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए वो ये है ना?
और ये इसके पास ज़्यादा है, इसलिए जो ज़्यादा बचेगा, बचा कुचा जो होगा वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 100 में से 60 घटा दिए तो आना गया ये, समझे। इसको क्या लिखना है मुझे, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और ये किससे निकलेगा, 100 में से 60 घटाने से। 100 कौन है, h न्यू, इसमें से क्या घटाना है, h न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो गया। आता है कुछ समझिए, इसी पर न्यूमेरिकल आएंगे जी, इसको ध्यान में बैठाइए। फिर से जो लाइट इंसिडेंट होती है उसके पास कितनी एनर्जी होती है, h न्यू, h न्यू। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, h न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन इसको बोलते हैं, इतना चाहिए। अच्छा, लाइट के पास अगर इससे ज्यादा एनर्जी है, जितना इसको चाहिए बाहर निकलने के लिए उससे ज्यादा है, तो जो ज्यादा बची कुची है वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक। वही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है। समझ आ रही है, ये पिक्चर समझ में आया। हाँ, ये सब कैलकुलेशन प्लैंक ने किया और इसको हम आगे नोट करेंगे प्लैंक थ्योरी के नाम से। तो ये इतनी चीज समझ में आ गई आपको कि नहीं आया। मैं आपको ये बता रहा था, देखिए कि हम शुरू में इस पे रेड कलर की लाइट डाल रहे थे, रेड कलर की लाइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था। क्यों, क्योंकि रेड कलर के पास उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। कितनी, 5.1 चाहिए इसको निकलने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ कितनी थी, 4.3 से 4.6। इसलिए रेड को चाहे आप फीका इंसिडेंट करवाओ, गाढ़ा इंसिडेंट करवाओ, बहुत गाढ़ा रेड लाइट मारो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ठीक है, उसके पास उतनी फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी बोले तो व्हाट, एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके पास एनर्जी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो हमने थोड़ी ज्यादा एनर्जी की लाइट गिराई, येलो कलर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी, तो उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी किस पर डिपेंड करता है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप गिराए हैं। कम फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराओगे, जैसे मान लो मैं सिर्फ 70 जूल एनर्जी वाली लाइट गिराता, तो 70 जूल में से 60 जूल किस में खर्चा हो जाता, इसको निकालने में। बचता क्या, 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कितने की बनती, 10 जूल की। समझ आया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, एनर्जी 70 है तो फ्रीक्वेंसी भी 70 मान लो। 70 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आएगी तो 60 फ्रीक्वेंसी तो यहीं खर्च हो जाएगी, और बचेगी कितनी, 10। वो 10 उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम है क्योंकि आने वाली लाइट की एनर्जी कम है। एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही चीज, अभी समझिए, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ज्यादा एनर्जी की लाइट गिरा दूं तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कैसी बनती है, ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, आने वाले लाइट की एनर्जी पर, एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी पर। समझ में आ रहा है कुछ कुछ पिक्चर कि नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। और अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट किसी भी इंटेंसिटी में गिराऊं, गाढ़ी लाइट गिराऊं, हल्की लाइट गिराऊं, फीकी लाइट गिराऊं, उससे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसकी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। तो यहां पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराइए तो जितना निकलने के लिए चाहिए वो तो खर्च हो ही जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बचेगी वो ज्यादा बचेगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बन के निकलेगी। ये समझ आया। ओके, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो भी मैं आपको समझा रहा था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए, मैंने येलो कलर की लाइट गिराई, येलो कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 5.1, 5.2। मैं अगर फीका येलो भी गिराऊंगा तो भी इसकी एनर्जी कितनी रहेगी, 40 काइनेटिक एनर्जी। मैं अगर डार्क येलो भी गिराऊंगा तो भी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 40, क्योंकि फीका और डार्क सबका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, इतना। तो उसको हर बार एनर्जी तो उतनी मिलेगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी चमक पर डिपेंड नहीं करती कि आपने फीकी लाइट गिराई है कि डार्क लाइट गिराई है, वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा गिराओ, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा बनेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चमक पर डिपेंड नहीं करती लाइट के काइनेटिक एनर्जी, समझ गए। किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये उसका ग्राफ है, देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दिख रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग 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 देन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बढ़ता जा रहा है ना ये इस तरह से। ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आफ्टर द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट,
Max Planck gives a relation between energy and frequency of electromagnetic waves. He said energy of a quanta is directly proportional to its frequency of the wave. Okay. In 1900, Max Planck gives the theory known as quantum theory. नाम क्या रखा अपनी थ्योरी का उन्होंने? क्वांटम थ्योरी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक 2 ऑब्जर्वेशंस देखे, 2 या 3, 2 हमने डिस्कस किए हैं, और भी हैं बहुत सारे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल नेचर का होता है। इससे पहले जो हम वेव थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें आपने लैम्डा का कैलकुलेशन किया, वेव नंबर का कैलकुलेशन किया, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन किया, एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन किया, वो कौन सी थ्योरी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव थ्योरी। वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशंस को क्या मान रहे थे? वेव। बाद में कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हमको दिखे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, सिंटिलेशन इफेक्ट है। सिंटिलेशन इफेक्ट हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। वो ये होता है कि जब किसी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन आकर के पड़ता है, तो जहाँ पे गिरता है वहीं पे एक छोटा सा स्पॉट ऐसे जलने लगता है ना? अगर ये वेव होती, लाइट होती, तो ऐसे पूरा फैल जाता। जब हम किसी दीवार में टॉर्च मारते हैं तो क्या टॉर्च एक ही जगह पर ऐसे दिखता है जलता हुआ? ये पूरा फैल जाता है, पूरा फैल जाता है। वेव का ये नेचर है कि वो स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर होगा, पार्टिकल होगा, तो वो यहाँ पे आके हिट करेगा, एक ही जगह पर जलेगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमने 2 मेन फैक्टर्स डिस्कस किए। एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये बताता है कि अगर हम किसी चीज़ को गर्म करें, कंटिन्यूसली टेम्परेचर चेंज करें, तो उससे कंटिन्यूसली अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव हमको दिखेगी, यानी अलग अलग कलर हमको दिखेगा। जैसे आयरन को हम गर्म करेंगे तो आयरन पहले डल रेड दिखता है, हल्का रेड, उसके बाद और गर्म करेंगे तो डार्क रेड हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, येलो हो जाता है, फिर वाइट, फिर ब्लू। तो उससे हर कलर की लाइट हमको दिखती है, वो चेंज होता है। कभी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा गाढ़ा लाल दिखता है, ज़्यादा गाढ़ा ब्लू दिखता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएं, हमने बनाया था ग्राफ टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, या फ्रीक्वेंसी ना बोल के उसको वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये ग्राफ बनाएं तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम वेवलेंथ को कम करते हैं, वेवलेंथ को कम करते हैं, तो इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ते जाती है। फाइनली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद और हम अगर वेवलेंथ को कम करें तो इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। वो ग्राफ ऐसे जा रहा था, याद आया? अलग अलग टेम्परेचर पर। फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज में बात करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ते जाती है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये देखा कि इंटेंसिटी यानी चमक, उसका रिलेशन किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो कभी हमको वो चमक, वो लाइट डल रेड कलर की दिखती है, कभी डार्क रेड दिखती है, कभी ऑरेंज, येलो, वाइट, ब्लू, अलग अलग कलर की हमको लाइट दिखती है। और वो लाइट निकालने वाला एक ही आयरन का रॉड है जिसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए कि पहले कम इंटेंसिटी थी, फिर ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई। इंटेंसिटी का मतलब क्या? एनर्जी। पहले हल्का रेड आ रहा था लाइट आयरन को गर्म करने से, और ज़्यादा गर्म किए तो डार्क रेड हो गया, फिर उसका कलर वाइट हो गया, फिर उसका कलर ब्लू हो गया, कलर चेंज हुआ, इंटेंसिटी बदली, हल्का गाढ़ा, इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि देखिए, किसी भी ब्लैक बॉडी से जो हर कलर की लाइट इमिट करता है, ब्लैक बॉडी किसको बोल रहे हैं? जो हर कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर सके और हर कलर की लाइट इमिट कर सके। कलर को हम एक्चुअल में किससे पहचानते हैं? फ्रीक्वेंसी से, समझ रहे हैं। तो इनका एक्चुअल रीज़न ये है, एक्चुअल मतलब ये है कि एक ऐसी बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले और हर फ्रीक्वेंसी को इमिट कर दे, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉडी देखिए हर कलर की लाइट को इमिट कर रहा है, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट कर रहा है, और सबकी इंटेंसिटी किसी की कम किसी की ज़्यादा कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो उन्होंने बोला कि किसी ब्लैक बॉडी से निकलने वाला जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो रेडिएशन कंटिन्यूअसली नहीं निकलता। कैसे नहीं निकलता? बोलिए, कंटिन्यूअसली। तो कैसे निकलता है? डिस्क्रीट फॉर्म में। पहले थोड़ी एनर्जी वाला निकला एक पैकेट, फिर दूसरा पैकेट निकला, उसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो आपको ज़्यादा डार्क रेड दिखता है, फिर किसी तीसरी एनर्जी का निकला तो आपको व्हाइट कलर दिखता है, किसी और एनर्जी का निकला तो आपको ब्लू कलर का दिखता है। तो जितनी बार ये एनर्जी निकलता है वो
कंटिन्यूअस नहीं निकलता कि इकट्ठे टॉर्च मारा और पूरी की पूरी लाइट फोकस की तरह इकट्ठे जाके पड़ रही है, इस तरह से नहीं निकलता। जैसे ये आपको बल्ब दिखता है, बल्ब से जब लाइट निकलती है तो एक समान लाइट है चारों तरफ, जहां देखोगे एक जैसा वाइट दिखता है। लेकिन जब हॉट बॉडी से कोई रेडिएशन निकलता है तो उसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशन नहीं निकलता। कैसे निकलता है? रुक रुक के, पहले कम एनर्जी की, फिर ज़्यादा एनर्जी की, फिर और ज़्यादा एनर्जी की। तो प्लैंक का कहना ये था कि जब भी किसी हॉटर बॉडी से या ब्लैक बॉडी से कोई रेडिएशन निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा? डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात समझ में आई है? कंटिन्यूअस होता तो टॉर्च जैसे लाइट निकलती, जैसे टॉर्च से निकलती है, बल्ब से निकलती है, उसमें कैसे लाइट निकलती है? रेडिएशन। कैसी रेडिएशन निकलती है हॉट बॉडी से? डिस्क्रीट, नॉट कंटिन्यूअसली। अब अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट बने हुए हैं। क्या? हाँ, छोटे छोटे पैकेट। सबसे छोटी एनर्जी जो निकली, कम एनर्जी होगी तो चमक भी कैसी होगी उसकी? कम, इंटेंसिटी कम। तो सबसे फीकी लाइट जो निकली, सबसे हल्की एनर्जी की, सबसे कम इंटेंसिटी की, उसका नाम उन्होंने रखा क्वांटा। क्या नाम रखा? क्वांटा। और उसकी एनर्जी को बोला क्या? ई। ये हम डिस्कस कर चुके पिछली क्लास में। सबसे मिनिमम क्वांटिटी की एनर्जी, सबसे छोटी एनर्जी जो निकली ब्लैक बॉडी से, लाल लोहे से, जो हम गर्म कर रहे हैं आयरन को, गर्म लोहे से जो सबसे छोटी एनर्जी निकलती है उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? क्वांटा। सिंबल क्या दिया? ई। तो ई क्या है? स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट, जो सबसे छोटा पैकेट है एनर्जी का, उसको क्या नाम दिया? ई। और ये एनर्जी कम होगी, ज़्यादा होगी, ये किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। कम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी तो एनर्जी भी क्या होगी? कम। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी तो एनर्जी भी कैसी होगी? ज़्यादा, यानी उसकी चमक भी कैसी होगी? ज़्यादा। समझ रहे हैं? तो इंटेंसिटी या एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी एनर्जी ई, और वो ई किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। तो उन्होंने बोला कि देखिए भैया, ये जो क्वांटा है, क्वांटा यानी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। जैसे टॉपी का रेफर होता है ना, रेपर, पन्नी, हाँ, तो ऐसे इमेजिन कीजिए दिमाग में कि बहुत छोटे छोटे टॉफी की पन्नी ऐसे निकल रही है, पैकेट टॉफी के निकल रहे हैं। किससे? गर्म लोहे से। रेडिएशन किस फॉर्म में निकल रहा है? पैकेट, टॉफी का पैकेट ऐसे निकल रहा है। कोई पैकेट बहुत छोटा है, कोई पैकेट बड़ा होगा। जो छोटा होगा उसमें कम एनर्जी होगी, वो आपको कम डार्क दिखेगा, फीका दिखेगा वो लाइट। जो ज़्यादा बड़ा पैकेट होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, वो आपको डार्क दिखेगा। समझ रहे हैं? तो एनर्जी कैसे निकलती है? पैकेट्स के रूप में, डिस्क्रीट फॉर्म में, कंटिन्यूअसली नहीं निकलती। और छोटी पैकेट की एनर्जी क्या? ई। और ये एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर। तो उन्होंने बोला दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आया समझ में? ये आया। अब यहाँ पढ़ के देख सकते हो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली एंड नॉट कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम। समझ आ रहा है? सबसे छोटी पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम क्या रखा उन्होंने? क्वांटा रखा। यही क्वांटा अगर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना? उसी में से एक विजिबल लाइट भी है। तो जो लाइट हमको दिखती है, अगर ये वो वाला रेडिएशन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, तो फिर उसमें उसकी जो सबसे छोटी एनर्जी होगी, सबसे छोटा पैकेट होगा, उस पैकेट को क्या बोलेंगे? फोटॉन। तो फोटॉन शब्द किसके लिए आ रहा है? जो विजिबल लाइट हम देखते हैं उसके लिए आता है, ठीक है? अदरवाइज बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करना? क्वांटा। समझ रहे हैं? इन केस ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटॉन। यानी जो सबसे छोटी पैकेट होगी, सबसे छोटी एनर्जी होगी, उसको क्या बोलेंगे? उस क्वांटा को क्या बोलेंगे? फोटॉन। तो फोटॉन शब्द किसके लिए यूज करेंगे? लाइट के लिए। और लाइट हम सिर्फ किसको बोलते हैं? विजिबल लाइट, जो हमको दिखता है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ छोटा ही सा टुकड़ा है, 10⁻14 फ्रीक्वेंसी से 16 फ्रीक्वेंसी की बीच की लाइट, वो विजिबल लाइट है। बाकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको नहीं दिखती हैं आँख से। उनको देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमको डिटेक्टर्स चाहिए, डिवाइस चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको क्या याद रखना है, हम तो विजिबल लाइट की ही बात करेंगे कि जो सबसे छोटी एनर्जी होगी, सबसे छोटा पैकेट होगा टॉफी का, उस पैकेट का नाम क्या रखेंगे हम? फोटॉन, जिसको क्वांटा बोलते हैं बाकी रेडिएशंस के लिए। विजिबल लाइट के लिए उसी को क्या बोलेंगे? फोटॉन बोलेंगे। तो जब भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, फोटॉन शब्द आएगा, आपको समझ में आएगा किसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में। वहाँ क्वेश्चन में आएगा एनर्जी ऑफ फोटॉन इज दिस मच, तो आप क्या समझेंगे? किसकी एनर्जी है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, उसमें जो सबसे छोटी क्वांटिटी की एनर्जी होगी, छोटा पैकेट होगा लाइट का, ये उसकी एनर्जी है।
याद रहेगा। और ये एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। ओके, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, हमने इसको इक्वेट किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस हुआ एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज h। h इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ओके, h न्यू। अच्छा, ये h न्यू क्या चीज है, बोलिए, व्हाट इज h न्यू? h न्यू इज एनर्जी। क्या है ये, बोलिए जल्दी बोलिए। एनर्जी। किसकी एनर्जी? किसकी एनर्जी? सबसे छोटे पैकेट की एनर्जी, जिसका नाम क्या रख दिए हम लोग, फोटोन। फोटोन, लाइट के केस में सबसे छोटा पैकेट, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एनर्जी की क्या कहलाती है, फोटोन। और उस सबसे छोटे पैकेट की एनर्जी कितनी, बोलिए, h न्यू। ये तो प्रोपोर्शनल है ना, एक्चुअल एनर्जी तो ये ना है, इक्वल टू h न्यू। तो याद रहेगा फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। फोटोन बोलना ही इसीलिए कि सबसे छोटा पैकेट है लाइट के लिए, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पैकेट, समझ गए। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। याद रहेगा, h इज व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू नोट कीजिए, h इज प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ h इज 6.626 10 to the power -34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। ठीक है, हो गया, ये लिख लिए, हो गया, हाँ, 6.626 10 to the power -34 जूल सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। ठीक है जी। तो अगर आपको आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी पता है, ये पता है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा हर जगह, ये हम किसी और मेथड से निकाल के लाए हैं कांस्टेंट, तो ये आपको नोन रहेगा, ये आपको याद करना है, 6.626 10 to the power -34 जूल सेकंड। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपको बताएगा, तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं, एक एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी उसकी। ये एक पैकेट की एनर्जी है, याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, क्योंकि हम अभी क्या मान रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, पार्टिकल नेचर का। तो ये एक पार्टिकल, अब टॉफी का पैकेट पार्टिकल हो गया ना, वेव होता तो उसको क्या शेप देते हम, समझ में आ रही बात। तो अगर हम उसको पैकेट बोल रहे हैं तो वो क्या बन गया, क्या बन गया, पार्टिकल बन गया, मटेरियल बन गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, समझ आई बात। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जब किसी मेटल सरफेस पर हम लाइट गिराएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कब निकलेगा, जब कोई पार्टिकल आएगा, इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। इसलिए हम एनर्जी को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल। पार्टिकल समझ रहे हैं, मटेरियल, जब मटेरियल मटेरियल पे आएगा तब ना फोर्स लगेगा और वो बाहर निकलेगा, समझ रहे हैं। इसलिए सबसे छोटा पार्टिकल कितना, इतनी एनर्जी वाला, ये याद रहेगा, याद रहेगा। एक फोटोन की एनर्जी इतनी, तो 2 फोटोन हुए तो एनर्जी कितनी होगी, 2 × h न्यू। ठीक है, 3 पार्टिकल हुए तो 3 × h न्यू, 4 हुए तो 1 मोल हुए तो, बोलिए 1 मोल हुए तो 6.022 10 to the power 23। आगे बोलिए, ये तो 1 मोल के नंबर हो गए, इतने पार्टिकल। आगे एनर्जी कितनी हुई, मल्टीप्लाइड बाय h न्यू। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी विथ वन सिंगल पार्टिकल। देखिए, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल E is equal to h न्यू। Therefore, एनर्जी ऑफ n पार्टिकल, हाँ, एक पार्टिकल है तो एनर्जी h न्यू, 2 है तो 2 × h न्यू, 3 है तो 3 × h न्यू, n पार्टिकल है तो n × h न्यू। ठीक है, याद रहेगा। और 1 मोल है तो एनर्जी ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, बोलिए E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू, हाँ बताओ,
एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na, वेरी गुड, एवोगैड्रो नंबर, ये Na इंटू एच न्यू, इतनी एनर्जी होगी ना। और Na का मतलब कितना? 6.022 10 to the power 23 इंटू एच न्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? यहां से ले लेते हैं 6.626 10 to the power -34, और न्यू की वैल्यू क्वेश्चन आपको बताएगा। जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी वो क्वेश्चन आपको बताएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ 1 मोल पार्टिकल। 1 मोल फोटोन ना, याद रखिएगा, पार्टिकल का मतलब यहाँ पे फोटोन से है। फोटोन किसको बोल रहे हैं हम? सिंगल पार्टिकल, एक पैकेट को फोटोन बोल रहे हैं, तो हमको कायदे से इसको फोटोन ही लिखना चाहिए। फोटोन हो गया, ये बना लिया आपने। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि एक मेटल सरफेस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट की जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद आया? कल पढ़े हैं आप और आप भूल गए। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंबल न्यू नॉट, ठीक है। उतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फिर से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी, अब हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की। वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए, उतनी एनर्जी वाली लाइट अगर नहीं आएगी तो ये बाहर नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, जल्दी बोलो। थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसका एक और नाम रखे थे, वर्क फंक्शन। क्या नाम रखे थे? वर्क फंक्शन। और उसका फॉर्मूला क्या? देखो पीछे पलट के देखो, क्या था फॉर्मूला वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला W0। और कुछ देखिए जी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या? न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या? एच न्यू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? एच न्यू नॉट। नहीं समझ आया? और थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। समझ गए? एक मेटल का सरफेस है, मेटल है, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ से हम लाइट चालू किए, लाइट आया, गिरा, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके पास इतनी एनर्जी रही होगी जो इसको चाहिए निकलने के लिए। चाहिए ना? बोलिए, याद करो ना, कल पढ़े हो जी। ऐसे करोगे तो क्या जीवन में कर पाओगे? इधर से लाइट आई, ये इस इलेक्ट्रॉन को इसने हिट किया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग गया, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। हो गया? इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस छोड़ के जाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए सरफेस छोड़ने के लिए? हाँ, आने वाली लाइट के पास कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? ये न्यू नॉट। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ गए? ओके, जितनी एनर्जी चाहिए, अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी से एनर्जी कैसे बनता है? दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एनर्जी। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बनाने के लिए H से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बन जाती है वही फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम न्यू नॉट चाहिए, इतना चाहिए। यानी आने वाली लाइट के पास जब यही फ्रीक्वेंसी होगी, इतनी होगी कम से कम, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब बताइए, इसको निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए सरफेस छोड़ने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। उसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, H न्यू नॉट। दिस इज वर्क फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन W0। समझ रहे हो? ये इसी को क्या बोलते हैं? W0, वर्क फंक्शन। ठीक है, इधर लिख देते हैं ये, दिस इज वर्क फंक्शन। यानी ये वो एनर्जी है जो कम से कम इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही सरफेस छोड़ के बाहर उठने के लिए। समझ गए? अब
जो लाइट आ रही है उसके पास अगर इतनी एनर्जी हुई तब तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और नहीं हुई तो, जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि पोटाशियम के सरफेस पर जितनी मर्जी उतना रेड लाइट मारिए, कम इंटेंसिटी वाली रेड लाइट गिराइए, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेड लाइट गिराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4.3 से 4.6 10⁻12 तक होता उसका रेंज। किस कलर की लाइट का? रेड। तो कहीं फीका रेड, कहीं डार्क रेड, कहीं और डार्क रेड, मारते रहिए लाइट, गिराते रहिए लाइट, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही येलो लाइट हम गिराते हैं उस पर, थोड़ी सी इंटेंसिटी की ही येलो लाइट गिराते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है पोटासियम से। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है येलो लाइट की? 5.1 10⁻14, 5.2, 5.1, ठीक है। और इसको निकलने के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? 5.1। इसलिए येलो लाइट उसको निकाल देता है, येलो के पास वो एनर्जी होती है। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, इसके पास एनर्जी है 100 जूल, आने वाली लाइट के पास। इसको निकलने के लिए 60 चाहिए, यानी हमारा वर्क फंक्शन कितना है? 60 जूल। समझ रहे ना? थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन कितना है निकलने के लिए? 60 जूल। आने वाली लाइट के पास कितना है? 100। तो अगर आने वाली लाइट के पास 100 है तो 60 है कि नहीं? तो 60 किस में खर्चा हो जाएगा? इसको तोड़ के निकालने के लिए, यानी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? 60 थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। खर्च हो गया, बचा कितना? 40। वो 40 क्या बन जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? बस रटिए, क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी? किसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है जी? इलेक्ट्रॉन की। जो भागा है तो स्पीड आएगी ना, वो स्पीड क्या बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv², और ये कितना हो गया? 40 जूल जो यहाँ बचा। तो आने वाली लाइट के पास मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए? 60, तभी वो इसको उठा पाएगा, छोड़वा पाएगा सरफेस। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इसके पास, वही एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। जो चाहिए यहाँ से निकालने के लिए वो तो यही खर्च हो जाएगी, ठीक। और एक्स्ट्रा जो इसके पास होगा वही क्या बनता है? उसका काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ज़्यादा होगा, किस पर डिपेंड करता है? इसकी एनर्जी पर, इसकी इंटेंसिटी पर। और इंटेंसिटी खुद किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ही है ना ये एनर्जी, किस पर डिपेंड करती है? हाँ, तो इसकी आने वाली लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपने नोट किया है? देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? दिख गया? नहीं दिखा? लिखे होगे तो दिख ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, किस पर डिपेंड करती है? आने वाली इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम काइनेटिक एनर्जी। मान लो इसके पास सिर्फ 70 जूल होता, इधर देखो, इसके पास सिर्फ कितना होता? 70 जूल। तो 60 जूल तो यही खर्चा हो जाता है इसको उठाने में। कितना जूल बचता? 10 जूल। तो इसको काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कितनी मिलती? 10 जूल। तो इसकी इंटेंसिटी कम, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम। समझ आया? हाँ हाँ, वेरी गुड। मैं भी उसी पर आने वाला था। अगर इसके पास 60 ही एनर्जी होती तो वो 60 कहाँ खर्चा हो जाता? इसको उठाने में, क्योंकि थ्रेशोल्ड का डिमांड ही 60 है। तो 60 तो यहाँ खर्च होना है। अब ये 60 उठने में खर्च हो गया, कितना एक्स्ट्रा एनर्जी बचा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। वो नहीं चलेगा, उठ जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। आया समझ? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, आने वाले के पास अगर 59 जूल हुआ एनर्जी तो ये उठेगा क्या? नहीं उठेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितना है? 60। ये चीज समझ आया या नहीं आया? क्या आया? क्या आया समझ में? बताइए। क्या आया? हाँ, तो इसको थोड़ा सा नोट करिए फिर से। ओके, एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? जो इसको बांध के रखता है, छोड़ने नहीं देता, और इसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही दूसरा नाम क्या दे रहे हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी, जो बांध के रखता है सरफेस के साथ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, समझे? अच्छा, यहाँ से जो भागा वो काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये जो एनर्जी आ रही है, टोटल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी रखती है, दोनों का सम अपने पास।
बाइंडिंग एनर्जी कितनी 60, काइनेटिक एनर्जी कितनी 40, दोनों मिला के क्या टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक के बराबर। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं, बोलिए। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं जी हम लोग, एच न्यू। बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसको हम अभी यही लिख देते हैं के ई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हमारा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल एनर्जी जो लाइट की एनर्जी है, आने वाली लाइट की ये, और ये रिक्वायरमेंट है उठाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, इतना तो चाहिए ही। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दोनों में से एच कॉमन ले सकता हूं मैं, एच कॉमन ले लिया तो क्या आया, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये न्यू किस चीज की फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की, और न्यू नॉट किस चीज की फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की, यानी रिक्वायरमेंट है ये। तो ये न्यू नॉट क्या चीज है, रिक्वायरमेंट, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू किस चीज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, और न्यू नॉट रिक्वायरमेंट है, उतना अगर होगा इसके पास तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। समझ गए, नहीं समझे, हाँ समझे कि नहीं समझे, समझ गए। नीचे का मिटा दूं मैं, बोलिए। हाँ जी, आप इसमें थोड़े से कंडीशंस देखिए, ये यहां पे देखिए, न्यू और न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी कैसी रहेगी, रहेगी जीरो रहेगी कि निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव हो गई तो वो तो उठवा ही नहीं करेगा, सरफेस से बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो ये चीज पॉजिटिव कब बनेगी, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, अगर ये बड़ा नंबर रहा ये छोटा नंबर रहा तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो साइन किसका आएगा उस पर, बड़े वाले का, मतलब ये बड़ा होना चाहिए। ये कौन है, जो लाइट आ रही है इंसिडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हुई और ये छोटी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आ रहा है समझ, नहीं आ रहा, इसको समझिए, बात वही है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बड़ा है ये छोटा है, ये 100 है ये 60 है, तो आंसर कितना आएगा 40, उसका साइन क्या रहेगा +40, क्योंकि ये बड़ा है, और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट होने वाली लाइट की, जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है ना, समझे ना। तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए आने वाली लाइट के पास, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पहला केस देखो, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये जब इससे बड़ा रहेगा, बड़ा, तो जब ये सॉल्व होगा पोर्शन तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, होगा ना, तब ना उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी कुछ, समझे। तो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इजेक्टेड। दूसरी शर्त, इफ मान लो न्यू के बराबर ही न्यू नॉट है, या न्यू नॉट के बराबर ही न्यू है, यानी जितना रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी आ रही है, 60 रिक्वायरमेंट है 60 ही एनर्जी आ रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा सरफेस से, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। ये समझ में आता है ना। तो देखिए न्यू बराबर न्यू नॉट, दोनों बराबर ही हो गए, ये भी न्यू ये भी न्यू, तो न्यू माइनस न्यू क्या हो गया, 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, समझ रहे। इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। 0 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हुआ, क्योंकि उतनी एनर्जी तो थी लाइट के पास कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के बराबर थी, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं थी जिससे उसको काइनेटिक एनर्जी मिल सके इलेक्ट्रॉन को, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। तीसरा, मान लो कि आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट से कम है, लेस देन है, तो क्या होगा, बोलिए। अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। निगेटिव आया मतलब काइनेटिक एनर्जी रहेगी क्या, नहीं, वो तो निकाल ही नहीं पाएगा,
समझ रहे हैं? तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और यहां पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्टेड, बाहर नहीं निकलेगा। ये इसके निशानी है, अदरवाइज आपको मेन चीज तो समझ में आता ही है। हो गया, लिख लिए? नहीं लिख पाए, बोलो जल्दी। ठीक है, लिख लिए ना, बोलो। हाँ तो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी का, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हम कौन सी एनर्जी को बोलेंगे जी, यहां लिख लेना साइड में, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन W नॉट कौन सी एनर्जी को बोलते हैं, H न्यू नॉट। यही है ना रिक्वायरमेंट, इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसी एनर्जी का नाम क्या है, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन, सब एक ही चिड़िया के 10 ठो नाम है। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है, वर्क फंक्शन ही तो है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ही तो है ये। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो इतने चीज़ों के साथ हम लोग आगे अब आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट करें।